नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है वेदरिंग अपक्षय। चट्टानों या शैलों के टूटने फूटने की वह क्रिया जो किसी विशेष स्थान पर होती है उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में टूटे फूटे पदार्थों का अन्य जगह स्थानांतरण नहीं होता, जबकि अपक्षयित पदार्थ जब किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उसे अपर्दन कहते हैं। कुछ लोग अपक्षय और अपर्दन को एक ही मानकर चलते हैं, बल्कि अपक्षय में अपक्षयित पदार्थों में निहित खनिजों का रूपांतरण भी हो जाता है। विभिन्न भूवैज्ञानिकों के अनुसार अपक्षय की परिभाषाएं निम्न प्रकार से है। होम्स के अनुसार अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो शैलों के विनाश एवं अपघटन में सहायक होते हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का परिवहन ना हो। स्पार्क्स के अनुसार पृथ्वी को सतह पर प्राकृतिक साधनों द्वारा शैलों के अपने ही स्थानों पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने या रासायनिक अपघटन की क्रिया अपक्षय कहलाती है। थॉर्नबरी के अनुसार weathering may be defined as the disintegration or decomposition of rock in place. लोबेक के अनुसार the term weathering is the process of rocks disintegration and decomposition. लोबेक के अनुसार अपक्षय केवल चट्टानों के टूटने फूटने से नहीं होता, बल्कि इसमें स्थलाकृतियों के आविर्भाव, विस्तार और रचना भी महत्वपूर्ण होती है। अतः लोबेक के अनुसार वास्तव में वातावरण की नई दिशाओं के अंतर्गत चट्टानों की पुनर्व्यवस्था को अपक्षय कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसके द्वारा शैल अपने ही स्थान पर टूट फूट कर या ढीली होकर बिखर जाती है। टोलस क्या होता है? ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में विखंडित चट्टानें ढाल के सहारे गुरुत्वाकर्षण के कारण सरक कर जब नीचे आ जाती है तो उसे टोलस कहा जाता है। रेगोलिथ क्या है? अपर्दन की क्रिया से जिन धरातलीय पर्वतों का निर्माण होता है वे तलीय चट्टानों को ढक लेती है, तब उन्हें रेगोलिथ कहते हैं। सामान्यतः चट्टानों का अपक्षय दो रूपों में होता है, एक विघटन, दूसरा अपघटन। नंबर 1, विघटन। चट्टानों या किसी कठोर भूभाग को मौसम के तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ कर मलबे के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके खनिज तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके रंग रूप में अंतर आ जाता है। अपघटन क्या है? अपघटन में अपक्षय ही हर प्रकार से क्रिया जारी रहती है। इसमें अपघटन कई क्रमों में होता है और रासायनिक तत्व भी साथ देते हैं। इससे चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होता है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक। मुख्य रूप से अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। 1, शैल संगठन एवं संरचना। 2, स्थल के ढाल का प्रभाव। 3, जलवायु में विभिन्नता। 4, वनस्पति का प्रभाव। पहले पे आते हैं शैल संगठन एवं संरचना पर। शैल संगठन एवं संरचना में कई विशेषताएं अपक्षय में सहायक होती हैं, जैसे नंबर 1 है चट्टानों में खनिजों का कड़ापन। कमजोर असंगठित चट्टानों में अपक्षय क्रिया जल्दी ही घटित होती हैं। उदाहरण के लिए रंध्रपूर्ण एवं घुलनशील खनिज शैल। नंबर 2 में आती है चट्टानों की रासायनिक बनावट। शैल की रासायनिक बनावट तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में यांत्रिक अपक्षय तथा चट्टानों में पाया जाने वाला जोड़ तथा छिद्र। उदाहरण के लिए चौक या संगमरमर सूर्य की रोशनी को कम तीव्रता से परावर्तित करता है, लेकिन बेसाल्ट सूर्य तप को सोख लेता है। मरुस्थलों में अपक्षय इसी कारण से होता है। 3, चट्टानों की परत की स्थिति। चट्टानों में परत या तो लंबवत होती है या ऊर्ध्वाधर। लंबवत के कारण शैल का टूटकर नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, जबकि क्षैतिज परतों में यह क्रिया धीरे धीरे तथा देर से होती है। 2 नंबर में स्थल के ढाल का प्रभाव। कम ढाल वाले क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय की तीव्रता कम रहती है, परंतु खड़े ढाल में यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने पर शैल नीचे सरकनी शुरू हो जाती है। पानी शीघ्रता से इसे नीचे पहुंचा देता है। 3, जलवायु में विभिन्नता। जलवायु के अंतर्गत तापमान में परिवर्तन और आर्द्रता की मात्रा अपक्षय की तीव्रता को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आर्द्र क्षेत्रों में अत्यधिक जल जमाव के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से रासायनिक गतिशीलता दोगुनी हो जाती है। शीत जलवायु प्रदेशों की जलवायु की बजाय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। 4 है वनस्पति का प्रभाव।
वनस्पतियां आंशिक रूप से अपक्षय का कारक भी होती है तथा अवरोधक भी। अपनी जड़ों से वनस्पतियां चट्टानों को बांधे रखती है, जिससे चट्टान का घनत्व बढ़ जाता है। वनस्पतियों के आवरण से सूर्यताप का प्रभाव चट्टानों पर कम पड़ता है तथा ये पूर्णतः सुरक्षित रहती हैं। इसके विपरीत वनस्पतियों की धरातल के नीचे जड़ों का जाल सा बन जाता है। पानी रिसने से ये चट्टानों के कुछ भागों को गीला बना देती है तथा रासायनिक अपक्षय का कारण बनती है। 5. समय। कई भूवैज्ञानिक समय को भी अपक्षय से संबंध मानते हैं। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक धरातलीय या जलवायु परिवर्तन ना हो तो वहाँ अपक्षय की क्रिया बिना बाधित हुए पूर्ण होती है तथा लंबे अंतराल तक अपक्षय होने से अंततः चट्टानें विदीर्ण हो जाती है। अब हैं अपक्षय के प्रकार। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? कारकों की क्रिया के आधार पर अपक्षय के 3 वर्ग हैं। 1. भौतिक अपक्षय, 2. रासायनिक अपक्षय, 3. जैविक अपक्षय। पहला है भौतिक अपक्षय। भौतिक या आंतरिक अपक्षय निम्न रूपों में होता है। 1. ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडन। 2. ताप के कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन। 3. वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। 4. दाब मुक्ति द्वारा अपक्षय तथा अपदलन। 5. वर्षा जल तथा ताप द्वारा चट्टानों का टूट टूट कर बिखरना। 6. तुषार द्वारा अपक्षय। 1. ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडन। चट्टानों में निहित खनिज तप्त होकर फैलते हैं तथा ठंडे होकर सिकुड़ते हैं। जैसे ग्रेनाइट चट्टानें 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर पाकर 30 मीटर के अंतर पर 2.5 सेंटीमीटर फैलती हैं। ताप के कारण गर्म मरुस्थलीय भागों में दिन में चट्टानें फैलती हैं और रात में सिकुड़ जाती हैं। इससे उनमें तनाव उत्पन्न होता है एवं दरारें पड़ जाती है। फलतः बड़ी बड़ी चट्टानें टुकड़ों में विघटित हो जाती है। 2. ताप के कारण चट्टानों का छोटे टुकड़ों में विघटन। उष्णकटिबंधीय तथा मानसून प्रदेशों में जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर बिखर जाती है तब चट्टान विशेष के विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। ताप के भिन्न मात्रा में शोषण के फलस्वरूप चट्टान के भिन्न भिन्न भागों में फैलाव की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। इसके कारण चट्टान टूटकर अपने अपने खनिज कणों के में विभाजित हो जाती है। इसे कणिका विघटन भी कहा जाता है। 3 है वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलों में ताप व वायु को सम्मिलित कार्य से शैलों का संकेंद्रित अथवा क्षैतिज परतों का विलगाव होता है। इसे अपदलन कहते हैं। इसमें चट्टानें प्याज के छिलके के समान विघटित होती हैं। यह क्रिया रवेदार चट्टानों में अधिक घटित होती है, अतः इस क्रिया को पत्रकन भी कहते हैं। परतों का इस प्रकार से उखड़ना पहाड़ियों की चोटी पर अधिक होता है। योसेमाइट घाटी के महान गुंबद शुगरलोफ गुंबद जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है तथा जॉर्जिया का यूएसए में है, ये स्टोन पर्वत इसके उदाहरण हैं। 4. दाब मुक्ति द्वारा अपक्षय तथा अपदलन। अपरदन के कारण जब ऊपरी चट्टानें हट जाती हैं तो नीचे की चट्टानों को दाब से मुक्ति मिल जाती है। इससे चट्टानों में विसरण होता है जिससे दरार बन जाती है और चट्टानों का अपक्षय होता है। 5. वर्षा जल तथा ताप द्वारा चट्टानों का अपक्षय। गर्म प्रदेशों में जहाँ ताप अधिक होता है इस क्रिया का संपादन होता है। सूर्यताप से तप चट्टानों के ऊपर जब अचानक ठंडी फुहारें पड़ती हैं तो उनमें शीघ्रता से चटकने पड़ जाती हैं तथा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखरने लगती है। यूएसए के टेक्सास प्रांत में यह क्रिया अधिकतर होती है। 6. तुषार द्वारा अपक्षय। यह क्रिया उन स्थानों में सक्रिय है जहाँ जल का जमना और पिघलना होता है। तुषार क्रिया का संपादन 2 रूपों में होता है। एक चट्टानों के अंदर के खनिजों में जल सोखने की मात्रा से, दूसरा चट्टानों के अंदर मौजूद छोटे छिद्र या दरारों में जल जमाव से। रात में तापमान कम होने से जब जल जमकर बर्फ बन जाते तब उनका आयतन 10% बढ़ जाता है। इससे चट्टानों पर दबाव पड़ता है जिससे चट्टानों में दरार बढ़ जाती है। दिन के समय तापमान में जब वृद्धि होती है तब बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेती है जिससे आयतन में कमी हो जाती है। दरारों में संकुचन होने लगता है। इससे चट्टानें कमजोर होकर अपक्षय होने लगती है। यह तुषार चक्र आर्कटिक समुद्री किनारों के टुंड्रा प्रदेशों में तथा अल्पाइन क्षेत्रों में के वातावरण में होता रहता है। 2 है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय का मुख्य कारक जल है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु में यह अधिक क्रियाशील होता है। रासायनिक अपक्षय निम्न रूपों में होता है।
1 ऑक्सीकरण, 2 कार्बोनीकरण, 3 जलयोजन, 4 सिलिका का पृथक्करण, 5 विलयन। पहला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन द्वारा शैलों पर होने वाली क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौहयुक्त शैलों को ऑक्साइडों के रूप में बदल देती है और इस प्रकार लौहयुक्त चट्टानें भुरभुरी होकर नष्ट हो जाती हैं। दूसरा है कार्बोनीकरण। इसमें जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। यही वजह है कि चूना प्रधान क्षेत्रों में कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। 3 जलयोजन। इससे खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार शैल के आयतन में वृद्धि का कारण बनता है। इससे शैल अपक्षयित हो जाती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट जल से मिलने के बाद जिप्सम में बदल जाता है। 4 है सिलिका का पृथक्करण। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्कीकरण कहते हैं। यह क्रिया उन चट्टानों पर अधिक होती है जिनसे सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि ग्रेनाइट। 5वां विलयन। चट्टानों के विभिन्न खनिजों का पानी में घुल जाने की क्रिया को विलयन कहते हैं। शुद्ध जल अच्छा विलायक नहीं होता, किंतु कुछ पदार्थ जैसे कि सेंधा, नमक, जिप्सम वर्षा के जल में आसानी से घुल जाता है। विलयन द्वारा चट्टानों की रासायनिक रचना में परिवर्तन आ जाता है तथा उससे बना धरातलीय स्वरूप बदलने लगता है। तीसरा है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय 2 प्रकार से होता है, एक वनस्पति द्वारा तथा दूसरा जीवों द्वारा, यानी कि मानव द्वारा और जीव जंतुओं द्वारा। पहला आता है वनस्पतियों द्वारा। पौधे, घास और बड़े वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के काफ़ी अंदर तक समा जाती है। नीचे की ओर फैलती जड़ें चट्टानों पर दबाव डालती हैं और इनके जोड़ों को बढ़ा देती है। तनाव के कारण चट्टानों में विखंडन होने लगता है। सभी प्रकार के पेड़ पौधों, यानी यहाँ तक कि लाइकेन और फुंगी की तरह नगण्य अपक्षय भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए वनस्पतियों के अवशेष के सड़न से जो हुमस प्राप्त होता है वो लियोनाइट को घुलाकर अलग कर देता है। 2 जीव जंतु या मानवों द्वारा। लोमड़ी, गीदड़, चूहे आदि जमीन में बिल खोदकर भूपटलीय चट्टानों को कमजोर करते हैं। कालांतर में चट्टानें विखंडित हो जाती हैं। होम्स का मत है कि प्रति एकड़ मिट्टी में 1.5 लाख केंचुए प्रति वर्ष 10 से 15 चट्टानों को मुलायम बना देता है। चार्ल्स डार्विन भी इस मत का पुष्ट किए हैं। मानव भी एक ऐसा जीव है जो मकान बनाने, कुएं बनाने, आवागमन के साधनों के लिए पहाड़ों को काटने आदि के द्वारा चट्टानों के अपक्षय में शामिल है। खाने सबसे बड़ा अपक्षय का मानवकृत कारण है।